बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फ़वाद ताहिर कैकाउस। आज हम लोग ग्रैंड टेस्ट फ़िज़िक्स का जो आपका 100 मार्क्स का लिया गया है उसकी डिस्कशन करेंगे। तो आइए उसकी डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट एमसीक्यू है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड बाय। तो आपको उसकी ऑप्शंस दी गई हैं। आपने टॉर्क आर्टिकल डिटेल से पढ़ा है, उसमें आपने क्लियर देखा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल की मदद से हम फाइंड करते हैं। थंब को एक्सिस की अलोंग रखते हैं और कर्लिंग फिंगर्स को क्रॉस की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास राइट हैंड रूल की मदद से उसकी डायरेक्शन हम लोग फाइंड करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ राइट हैंड रूल मीन्स बीटा। नेक्स्ट है जी, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या है जो प्रीफिक्सेस में न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं? तो बेटा सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल एटो होता है। एटो मीन्स 10 की पावर -18, या हम इसको एक्सपोनेंट -18 कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स इज इक्वल इफ एंगल विद एक्स एक्सिस इज। कहता है कि आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसी वेक्टर के, तो उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। तो बताएं एक्स एक्सिस के साथ उसका कितना एंगल बन रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ यहाँ पर अगर एक वेक्टर एफ है, तो ये वेक्टर एफ यहाँ पर एंगल थीटा वो पूछ रहा है कितना बनाता है। एफ एक्स हमारे पास एफ कोस थीटा है, एफ वाई हमारे पास एफ साइन थीटा है। वो कह रहा है दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर एफ कोस थीटा इक्वल्स टू एफ साइन थीटा होगा। एफ से एफ कैंसिल होगा, तो कोस थीटा को वहाँ ले जाएं तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अब बेटा यहाँ से अगर आप थीटा निकालें तो वो tan इनवर्स 1 निकलेगा, और जो कि इक्वल टू आपके पास कितना निकलता है 45 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा 45 डिग्री। नेक्स्ट है जी, द वेक्टर इन स्पेस हैज़ कंपोनेंट्स। स्पेस में वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो आपको चैप्टर नंबर 2 में स्पेस वेक्टर पढ़ाया गया था, जिसको 3D प्लेन भी कहा जाता है। तो 3 डिमेंशनल प्लेन है जिसके अंदर आपके पास 3 एक्सेस होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। सो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ बोथ कंपोनेंट्स आर एक्स एंड आर वाई ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव देन रिजल्टेंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो आपको मैंने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ाया है, और क्वाड्रेंट्स में आपको मालूम है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उसकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक हमारे पास आर एक्स एंड आर वाई दोनों नेगेटिव हैं। तो अगर आर एक्स नेगेटिव है तो वो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ ये हैं और वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ ये हैं। तो रिजल्टेंट लाजमी हमारा यहाँ पर कहीं पे फॉल कर रहा है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है बेटा इस कंडीशन के मुताबिक वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, a plus b equals to b plus a. This shows that addition of vectors is एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एडिटिव, एडिटिव इन्वर्स। तो स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स में कि हमारे पास जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि पहले को ऐड करें दूसरे में या दूसरे को ऐड करें पहले में, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा था, a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a होता है। पहले का डॉट लें दूसरे के साथ या दूसरे का डॉट लें पहले के साथ, तो आंसर सेम आता है। लिहाजा ये कम्यूटेटिव रिलेशनशिप है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कम्यूटेटिव है, यानी कि बीटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए विल बी गिवन एज। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालना है, इट मीन्स आपको बी एक्स फाइंड करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था
कि आपके पास अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा है तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का मतलब है बी एक्स फाइंड करना है, यानी कि बी कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आप बी कोस थीटा अलग कर लीजिए, तो बी कोस थीटा आपके पास निकल आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब देखिए अगर ऐसी कोई ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, क्योंकि ये जो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड होता है ये बेटा यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर का डॉट लिया गया है बी के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कि हमारे पास बीटा बनती है ए यूनिट वेक्टर डॉट बी। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट विल बी। वो कहता है जी कि एक्स कंपोनेंट का हमारे पास बताएं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऑप्शंस उसकी ये हैं आपके सामने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि नॉर्मली एंगल हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन यहाँ पर उसने दिया है वाई एक्सिस के साथ। तो पहले तो आप एंगल निकालें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो आपके पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है, ये वेक्टर है एफ़ जो कि 10 न्यूटन का है, यहाँ पर एंगल उसने दिया हुआ है 30, लेकिन ये वाला एंगल हम लोग कंसिडर नहीं करते, हम एंगल कंसिडर करते हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स और वाई के साथ बेटा हमारे पास एंगल 90 होता है, 90 में से 30 को निकालेंगे तो ये आपके पास निकलेगा 60 डिग्री। सो द करेक्ट एंगल इज़ 60 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है। एक्स कॉम्पोनेंट होता है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कोस थीटा। एफ की वैल्यू बेटा आपके पास 10 है, कोस आ जाएगा 60 डिग्री, और कोस 60 बेटा 1/2 है, यानी कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन जाती है 5 न्यूटन। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। तो ये टॉर्क वाला आर्टिकल आपने पढ़ा था, उसमें आपको बताया गया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर कि टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो लिहाजा इसकी ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है, आर्टिकल आपको क्लियर है, तो आप बता सकते हैं कि सर इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा है, टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि आर एक्स इज़ नेगेटिव, आर वाई इज़ पॉजिटिव। अब याद रखिएगा एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर इज़, तो एक्स अगर बेटा नेगेटिव है तो वो हमारे पास ओरिजिन से लेफ़्ट साइड होगा, दिस इज़ नेगेटिव एक्स, और वाई पॉजिटिव है, दिस इज़ पॉजिटिव वाई। तो रिजल्टेंट यहाँ पर कहीं पे हमारे पास है, तो उसकी वो डायरेक्शन कह रहा है कि क्या है, तो ये आपके पास ये बनती है, जो कि अगर यहाँ पर आपके पास एंगल फाई बन रहा है तो थीटा आपके पास निकलेगा 180 डिग्री माइनस फाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा, 180 डिग्री माइनस फाई। ये हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब पढ़ा था, उसके अंदर लास्ट 4 पॉइंट्स थे जिसके अंदर डायरेक्शन के बारे में आपको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर 11, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। तो ऑप्शन आपके पास ये हैं स्टूडेंट्स। आपको मैंने समझाया था कि जब भी आप रिजल्टेंट की बात करें तो उनका सम भी निकालें और डिफरेंस भी निकालें। जब आप इनका बेटा सम निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा 15 न्यूटन, और जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा 5 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि ये 5 न्यूटन से इसका रिजल्टेंट कम नहीं हो सकता, और 15 न्यूटन से इसका रिजल्टेंट ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो कह रहा है कि बताएं क्या नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप अल्फ़ा ऑप्शन देखें 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 4 5 से भी छोटा है, और डिफरेंस हमको पता है कि 5 से छोटा नहीं हो सकता। बाकी 6 न्यूटन पॉसिबल है, 9 न्यूटन पॉसिबल है, 13 न्यूटन पॉसिबल है। तो क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो है 4 न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। दो फोर्सेस हैं 30 और 40 की, वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे लग रही हैं। तो आपने बताना है कि उनका रिजल्टेंट क्या है। तो इट मीन्स कि वो आपसे कह रहा है कि 30 न्यूटन आपके पास ये है, 40 न्यूटन आपके पास ये है। सो दिस इज़ द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आपको पता है कि आप निकालेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसको जब आप बेटा सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर निकलेगा 50 न्यूटन, क्योंकि ये आ जाएगा आपके पास 900 और 1600 यानी कि 2500। तो 2500 का जब आप बेटा रूट लेंगे तो वो आपके पास 50 निकलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट है जी कि 13 में आपको बताया जाता है i माइनस जे माइनस 3 के मैग्नीट्यूड इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बेटा i का कोफिशिएंट 1 है तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -1 है तो यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट -3 है तो यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 अंडर रूट इज़ द राइट ऑप्शन। सो करेक्ट इज चार्ली सी। नेक्स्ट जी 14 में आपसे कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ आर इन सेम डायरेक्शन देन टॉर्क विल बी। ये भी मैंने आपको टॉर्क के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था कि अगर आर और एफ सेम डायरेक्शन में हो जाएं तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों पैरेलल हैं। और अगर दोनों पैरेलल हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, जिसको आप आर एफ साइन थीटा लिखते हैं। इसमें आप पैरेलल की वजह से ज़ीरो लगा देंगे, साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा तो सारा फैक्टर सिफर आ जाएगा। सो सिफर मीन्स कि इसकी वैल्यू मिनिमम है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा मिनिमम। नेक्स्ट है जी द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय। तो ये भी बेटा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले से मिलता जुलता एमसीक्यू किया है कि आपने बताना है कि कितने एंगल से स्पेसिफाई किया जाता है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि स्पेस के अंदर 3 एंगल्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। तो ये तो मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हर बच्चे को पता है कि टर्निंग इफेक्ट फोर्स का टॉर्क कहलाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड। वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? स्टूडेंट्स, एडिशन के अंदर हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं और रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, जबकि इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होना चाहिए कि रिजल्टेंट हमारे पास हो और हम उससे उसके वेक्टर्स फाइंड करें, कंपोनेंट्स फाइंड करें। तो इससे सुनकर आपको एक आर्टिकल याद आया होगा जिसको मैंने आपसे रेजोल्यूशन का नाम दिया था कि रेजोल्यूशन के अंदर क्या है, हमारे पास एक वेक्टर होता है, उसके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। और एडिशन के अंदर क्या है, कंपोनेंट्स ऐड होकर रिजल्टेंट बनाता है। इसका मतलब कि एडिशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, जिसको हम ऑप्शन नंबर बीटा कहेंगे। सो बीटा इज़ द राइट आंसर। आई डॉट जे क्रॉस के इक्वल टू, आई डॉट जे क्रॉस के किसके बराबर होता है? तो स्टूडेंट्स, हम हमेशा ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट डिटेल में पढ़ा है तो जे क्रॉस के का जो आंसर होता है वो आई होता है, देन आई और आई का डॉट प्रोडक्ट वो 1 होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। Resultant magnitude of 6 Newton force acting at a right angle to 8 Newton force। अब 6 न्यूटन फोर्स राइट एंगल पे लग रही है 8 न्यूटन फोर्स के, यानी कि अगर 6 न्यूटन फोर्स इस तरह लग रही है, 8 न्यूटन फोर्स इस तरह लग रही है, तो रिजल्टेंट वो आपसे पूछ रहा है। तो बेटा वो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर 64 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 100 आ जाएगा, उसका रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अ बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली
व्हेन इट इज। स्टैटिक में मैंने आपको चार्ट सा बना के दिया था इक्विलिब्रियम के अंदर, तो स्टैटिक के लिए ज़रूरी है कि बॉडी किसके ऊपर हो, रेस्ट के ऊपर हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, एट रेस्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट के अ बॉडी विल बी इन ए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ, अगर बॉडी बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो फिर आपके पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, ये होना चाहिए। बिकॉज तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट का जो सम है वो हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इट्स सेल्फ इज इक्वल टू, बेटा वेक्टर का प्रोडक्ट अपने ही साथ लिया जाए तो क्या आता है, तो ये प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा था कि अगर आप वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलर वेक्टर्स होंगे तो फिर उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, मींस ए डॉट ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए इज, उसने आपको वेक्टर ए दे दिया है बेटा, उसकी मैग्नीट्यूड वो आपसे पूछ रहा है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट होता है। आप अगर यहाँ x का स्क्वायर करेंगे तो वो ax स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस ay का स्क्वायर आएगा, मीन्स ay का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट। सो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास क्वेश्चन है 24, विच वन इज अ वेक्टर, आपने बताना है इनमें से वेक्टर कौन सा है जिसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी, वो आपका वेक्टर है। लेंथ, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वर्क, तो इन सब में से जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है, बिकॉज इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन मैटर करती है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हुई। At what angle the two vectors of same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give a resultant vector equal to a vector of same magnitude। वो कहता है जी कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेट से वो a इज इक्वल्स टू b हो गया, उनको जब हम किस एंगल पे रख के कंबाइन करें तो जो रिजल्टेंट आता है उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है, मींस के रिजल्टेंट भी इसके बराबर है। तो ये स्टूडेंट्स आपको मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था, आपको मैंने ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाया था, तो ये बड़ा क्लियर होगा उन स्टूडेंट्स को जो शुरू से पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन इज़ 120 डिग्री है। जो स्टूडेंट्स हमें नया ज्वाइन जिन्होंने किया है उनके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ बेटा, कि रिजल्टेंट का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर रूट। आप इस फॉर्मूले में तमाम वेक्टर्स को आप r बना दें या a बना दें या b बना दें, क्योंकि सारा a b और r सारे के सारे सेम है, तो आप इस इक्वेशन के अंदर सभी को r बना दें, देन उसके बाद इसको स्क्वायर लेके सोल्व करें मैथमेटिकली और एंगल निकालें थीटा, तो वो 120 डिग्री निकलेगा। What is the angle between the two vectors A and B? ये उसने आपको A और B दो वेक्टर्स दे दिए, इनके दरमियान में एंगल पूछ रहा है, तो बेटा डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको सिखाया गया था एंगल इक्वल्स टू होता है कोस इनवर्स A डॉट B ओवर ए बी, यानी कि A और B का डॉट लिया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B का प्रोडक्ट लिया जाए, तो उसकी वैल्यूज सोल्व करके हम निकालें तो हमारे पास आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा बेटा 52 डिग्री। ठीक है, ये आपको खुद सोल्व करना है, इसको देखिएगा मैथमेटिकली कैलकुलेशन कीजिएगा। तो डॉट आपको मालूम है कि x वाला x से होगा, y वाला y से होगा, तो ये a डॉट b निकल आएगा, यानी कि 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 14 अंडर रूट 14 आ जाएगा आपके पास आंसर a डॉट b का। ठीक है, इसका आंसर आपके पास a डॉट b का निकल आएगा 14। मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालेंगे तो 25 प्लस 1 वो निकल आएगा बेटा हमारे पास 26 अंडर रूट, और मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालेंगे तो वो निकलेगा 4 प्लस 16 20, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b आपके पास निकल आएगा 20 अंडर रूट।
इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके डिवाइड कीजिए और फिर कोस इनवर्स ले लीजिए, आंसर आ जाएगा 52 डिग्री। बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन बेटा हमारे पास आ जाता है द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल विल बी। तो आपने बताना है कि एक फोर्स है 10 न्यूटन की, वो हॉरिजॉन्टल लग रही है, उसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा। स्टूडेंट्स अगर एक फोर्स यहाँ पर लग रही है 10 न्यूटन की तो इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ये बजाते खुद ही होगा, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। अगर वो यहीं पर आपसे वाई कॉम्पोनेंट पूछ ले तो वो क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि वो लग ही एक्स एक्सिस पे रही है तो वाई पे तो वो लग ही नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ ए इज़ 4i + 3j देन इट्स यूनिट वेक्टर विल बी। आपने इसका बताना है यूनिट वेक्टर। तो बेटा यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर उसने आपको दिया है 4i + 3j और मैग्नीट्यूड आपके पास कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 यानी कि 5। तो 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5, डेल्टा इज़ द राइट आंसर। If a vector of magnitude 10 Newton is along y-axis, its component along x-axis will be। एक वेक्टर है जी, वो आपके पास 10 न्यूटन का है और वो वाई एक्सिस पे लग रहा है। आपने बताना है कि एक्स एक्सिस पर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अभी आपके साथ मैंने इससे मिलता जुलता डिस्कस किया था। अब चूँकि हमारे पास ये लग ही वाई एक्सिस पे रहा है तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट इसका क्या होगा, ज़ीरो, बिकॉज एक फ़ोर्स आपकी लग ही इधर रही है 10 न्यूटन की, तो फिर इसका एक्स एक्सिस पे लगने वाली फ़ोर्स क्या होगी, ज़ीरो। सो डेल्टा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज़, कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास डायरेक्शन परपेंडिकुलर आती है दोनों के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। नेक्स्ट है जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, द एंगल बिटवीन दैम इज। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए बी कोस थीटा ये 6√3 है और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा ये 6 है। तो आपने एंगल बताना है बेटा, आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ए बी से ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, कोस ओवर साइन, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये हमारे पास ऑप्शन निकलेगी जी 30 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज 30 डिग्री। ठीक है जी। टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, द करेक्ट आंसर विल बी। कहता है जी कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कंबाइन किया है जिनकी मैग्नीट्यूड 60 और 35 है, तो कंबाइंड से मुराद वही रिजल्टेंट निकाला है। तो आप जब इसका सम निकालेंगे वो निकलेगा 95 और जब डिफरेंस निकालेंगे वो कितना निकलेगा, 25। तो बताना है आपने करेक्ट आंसर कौन सा है, कि 95 से ज़्यादा नहीं होगा और 25 से कम नहीं होगा। तो फिर बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या बना, चार्ली 70 न्यूटन, क्योंकि 25 से कम है 100 और 15 भी 25 से कम है, 100 95 से ज़्यादा है, तो रेंज में 70 ही आता है। करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। अ सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड। आप सबको मालूम है कि किसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल ये बेटा रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। द वेक्टर ए हैज़ components ax and ay, द मैग्नीट्यूड ऑफ ax इज गिवन बाय। आपने ax की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो बेटा वेक्टर ए हमारे पास है ax² प्लस ay² अंडर रूट। अगर आपको ax² की मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि आप ax को अलग कर सकें, और जब आप ax को यहाँ से बेटा अलग करेंगे तो आपके पास निकलेगा a² - ay², और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसका अंडर रूट ले लेंगे
तो ए एक्स निकल आएगा ए स्क्वेयर माइनस ए वाई स्क्वेयर और इसकी पावर 1/2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा. डेल्टा इज द राइट आंसर. The magnitudes of cross product and dot product of two vectors are equal. The angle between them is. वो कहते हैं जी कि मैग्नीट्यूड है डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का, वो दोनों इक्वल हैं, तो आपने एंगल बताना है. तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड्स ये हैं जी, ए बी कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा. दोनों इक्वल हैं, कट जाएंगे तो 1 इक्वल्स टू निकल आएगा tan थीटा और थीटा निकालेंगे tan इनवर्स 1, जो कि करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा 45 डिग्री. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के क्रॉस जे इज. तो बेटा हमारे पास के क्रॉस जे जो कि आई बनता है प्रॉपर्टी के मुताबिक, सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा. The magnitude of vector product of two non-zero vectors A and B making an angle theta with each other is. बेटा वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का उनकी मैग्नीट्यूड आपने बतानी है क्या है. तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ये ए बी साइन थीटा है, ये इसकी मैग्नीट्यूड होती है और साथ में जब n लिखते हैं तो ये इसकी डायरेक्शन बन जाती है. तो ए बी साइन थीटा इज़ द राइट आंसर. So beta is the right answer. Next है जी position vectors of a point P in YZ plane. ज़हन में रखिएगा उसने YZ plane में पूछा है, तो Y के अंदर हमारे पास इस पॉइंट के मुताबिक बनेगा B और Z के अंदर हमारे पास बनेगा C, यानी कि BJ + CK. So correct option is Charlie. वेक्टर में आपको पोजीशन वेक्टर के अंदर मैंने बताया था 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय. सबको मालूम है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड जो ऑप्शन आपके पास बनती है बेटा वो है चार्ली. दिस इज द राइट आंसर. If the resultant of two forces magnitudes F is also F, the angle between them will be. तो ये स्टूडेंट्स अभी हमने इससे मिलता जुलता सवाल किया था, तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, डेल्टा 120 डिग्री. रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड से A will be. दो आपके पास बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और उन दोनों की मैग्नीट्यूड A है, तो आपने रिजल्टेंट बताना है. तो रिजल्टेंट के लिए स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है आर इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वेयर आर वाई स्क्वेयर अंडर रूट. अब वो कह रहा है कि दोनों की मैग्नीट्यूड से ए है, तो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 2a. सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली. नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इफ़ वेक्टर ए इज़ अलोंग एक्स एक्सिस द वाई कॉम्पोनेंट विल बी. अगर वेक्टर ए लग ही एक्स एक्सिस पे रहा है तो फिर वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा बेटा, 0. सो ऑप्शन इज डेल्टा. व्हेन अ सर्टेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -1 इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज्ड बाय. अगर आप किसी वेक्टर को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी कि 180 डिग्री पे चली जाती है. सो correct option is alpha. Vector A and B magnitudes 4 Newton, 3 Newton making an angle 30 degree and 90 degree with x-axis. Their scalar product will be. वो कहते हैं जी दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर हमारे पास A है, एक वेक्टर हमारे पास B है, ये x एक्सिस और y एक्सिस है. वेक्टर A मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो ये वेक्टर A है जी जिसने एंगल A बनाया है 30 डिग्री, और वेक्टर B अलोंग 90 डिग्री, तो ये वेक्टर B है. तो आपको बताना है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है. स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास A B cos थीटा है. थीटा यहाँ पर वेक्टर्स के दरमियान में होता है, तो ये वाला एंगल आपके पास होगा 60 डिग्री. तो A उसने आपको दिया है 4, B उसने आपको दिया है 3, और यहाँ पर आ जाएगा cos 60, ये आ जाएगा जी 12, और ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 6 न्यूटन स्क्वायर. सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा.
Torque of a force F is given by, it has a maximum value if when R and F are at an angle of, R और F के दरमियान में एंगल क्या होगा इसका मैक्सिमम रिजल्ट आए। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है कि एंगल इनके दरमियान में 90 होना चाहिए, बिकॉज साइन 91 आता है, आर एफ साइन 90, तो साइन 91 है मैक्सिमम वैल्यू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। टॉर्क हैज़ ज़ीरो वैल्यू व्हेन आर एंड एफ आर एट एन एंगल ऑफ, इनके दरमियान में ज़ीरो वैल्यू कब होगी, जब इनके दरमियान में एंगल ज़ीरो होगा, बिल्कुल अल्फा। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस whose vector sum is 0 must be, अनइक्वल फोर्सेस बेटा, अनइक्वल फोर्सेस से मुराद कि वो शायद डायरेक्शन में सेम ना हो, मैग्नीट्यूड में सेम हो, या मैग्नीट्यूड में सेम ना हो, डायरेक्शन में सेम हो। तो अनइक्वल फोर्सेस वो होती हैं जिनमें ये दो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो कहता है कि मिनिमम फोर्सेस कितनी होनी चाहिए अनइक्वल, तो स्टूडेंट्स वो कम से कम दो होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अनइक्वल फोर्सेस से मुराद कि अगर एक फ़ोर्स हमारे पास ये लग रही है 2 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरी फोर्स हमारे पास ये लग रही है 2 न्यूटन उस बॉडी के ऊपर, अब दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो ये अनइक्वल हुई, तो मिनिमम हमारे पास दो होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ स्केलर, आपने बताना है दोनों में इन सब में से स्केलर कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि एनर्जी इज़ अ स्केलर, so correct option is alpha. The cross product of vectors will be minimum when angle between vectors is, क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि आपके पास मिनिमम कब होगा, जब उनके दरमियान में एंगल ज़ीरो होगा, बिकॉज बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, साइन 0 0 होता है, तो सब कुछ हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल बी इन विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल, स्टैटिक, डायनामिक, अनस्टेबल। तो स्टूडेंट्स चूँकि वो रेस्ट का जिक्र कर रहा है, तो रेस्ट में उसके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, स्टैटिक, सो बीटा इज द राइट आंसर। द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी, इम्पल्स, फोर्स और इनर्शिया। बेटा आपने पता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है जिसको डेल्टा पी कहते हैं, वो हमारे पास इम्पल्स के बराबर होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। द बैलिस्टिक मिसाइल आर यूजफुल ओनली फॉर, तो ये आपने बेटा इनकी एप्लीकेशंस पढ़ी होंगी, उसमें आपने क्लियरली देखा कि वो शॉर्ट रेंज के लिए सूटेबल होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट टाइम वाज फॉर्मुलेटेड बाय, तो बेटा ये याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ जो इनर्शिया का है उसको फॉर्मुलेट किया था गलीलियो ने, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद स्टेशनरी बॉडी ऑफ सेम मास, याद रखिएगा दिस इज द की सेंटेंस, स्टेशनरी है सेम मास की, आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉडी विल मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ, कोलिजन के बाद जो सेकंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आपने इलास्टिक कोलिजन के स्पेशल केसेस पढ़े हैं, स्पेशल केसेस में आपने क्या पढ़ा था कि अगर टू बॉडीज ऑफ सेम masses कोलाइड विद ईच अदर while the second body is at rest, then the second body begins to move with the velocity of first body. So जो पहली बॉडी की वेलोसिटी होगी वही सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी, सो करेक्ट ऑप्शन इज 15 मीटर पर सेकेंड। टू इक्वल फोर्सेस F and F make an angle of 180 degree with each other, the magnitude of their resultant is, तो बेटा जी आप बता सकते हैं कि इसके अंदर दोनों चूँकि इक्वल फोर्सेस हैं, एक राइट लग रही है एक लेफ़्ट लग रही है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था। विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, तो आपने बेटा वेलोसिटी के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा बनती है जी। एन अल्टरनेट यूनिट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज़, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का अल्टरनेट यूनिट क्या बनता है जी, तो ये मोमेंटम में आपको पढ़ाया गया होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड है
तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड को आप सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा हमारे पास फोर्स है न्यूटन और ये सेकंड है, तो न्यूटन सेकंड इज द राइट आंसर, बीटा इज करेक्ट वन। 100 gram of golf ball is moving to the right with velocity of 20 meter per second, collides elastically with an 8 kilogram steel ball initially at rest, यानी कि light ball collide with heavy body which is at rest. The velocity of steel ball after collision will be, अगर आपने बेटा ये स्पेशल केस पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि हैवी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करती जबकि लाइट बॉडी रिवर्स बैक हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पर हैवी बॉल की बात कर रहा है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्ट आर इक्वल विल बी, आपने बताना है वो कौन सा एंगल है जिस एंगल पर हॉरिजॉन्टल मैक्स रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर रेंज को और हाइट को दोनों को इक्वलाइज करना है। आपने यहाँ पर इनका फॉर्मूला लगाना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो आप जब आंसर निकालेंगे आपके पास चार्ली निकलेगा, ठीक है। तो मालूम है ना फॉर्मूलाज आपको, बुक से आप देख सकते हैं रेंज का भी, वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा ओवर जी और 2 वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। नेक्स्ट जी, अ बॉल इज थ्रोन अबव द हॉरिजॉन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। The height attained by the ball is 11.5 meter. The launching velocity of the ball will be, आपने इसकी launching velocity बतानी है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपके पास जो है अटेन हाइट कर रहा है 11 मीटर पर सेकेंड, तो हाइट का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। तो आप जब इसको यूज़ करेंगे सोल्व करते हुए, आप हाइट की जगह पे 11.5 लगाइए, चूंकि उसने एंगल 30 है तो यहाँ पे साइन 30 लगा लीजिएगा, और जी 9.8 है। सोल्व करके आप यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे तो आपका आंसर निकलेगा बेटा चार्ली 30 मीटर पर सेकेंड। Two bodies of masses 2 kg and 3 kg having final velocities as 2 meter per second and 3 meter per second respectively are initially at rest, यानी कि बॉडीज़ इनिशियली रेस्ट पे हैं और फाइनली वो 2 मीटर और 3 मीटर से मूव कर रही हैं। देयर इनिशियल मोमेंटम विल बी, तो इनिशियल मोमेंटम आप बता सकते हैं कितना है, सिंपल सी बात है, इनिशियल मोमेंटम पूछ रहा है, इनिशियली वो क्या थी, रेस्ट पर थी, तो मोमेंटम तो होगा ही नहीं, बिल्कुल बीटा इज द राइट आंसर। इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ टू इट्स मैक्सिमम रेंज, अगर रेंज को हम मैक्सिमम रेंज का हाफ कर दें तो फिर आपने बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो बेटा आप जब रेंज को मैक्सिमम रेंज का हाफ कर देंगे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला पुट करके आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपके पास निकलेगा 15 न्यूटन। द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन, जाउल सेकेंड, जाउल और न्यूटन सेकेंड। तो बेटा इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, तो ये आपने बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा है, तो ये आपका एरिया डिस्टेंस कवर्ड बताता है और इसका स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताता है। लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन अ सिस्टम विच इज, बताइए लॉ ऑफ इनर्शिया किस पे अप्लाई नहीं होते। तो याद रखिएगा बेटा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर अप्लाई नहीं होते, या आपने रिव्यू ऑफ लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज द सेम एज दैट ऑफ एंगल, कहता है कि आपने हॉरिजॉन्टल रेंज 30 डिग्री पे जो कवर की है एग्जैक्टली उतनी कौन सी एंगल पे आएगी। तो बेटा आपने पढ़ा है कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो दोनों के ऊपर रेंज सेम आती है। तो 30 के साथ अगर 60 करें
तो आपके पास रेंज सेम निकलेगी। कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पढ़ाया गया है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट रिप्रेजेंट्स, तो मैंने अभी आपको बेटा थोड़ी देर पहले बताया है कि आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताता है स्लोप। द मोशन ऑफ रॉकेट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये आप सभी को मालूम है बेटा कि मोशन ऑफ अ रॉकेट आपने पढ़ा है कि वो मोमेंटम को ओबे करता है, तो अल्फा इज द राइट आंसर। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड with initial velocity vi, the maximum horizontal range is given by, तो बेटा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास कब आएगी, अगर आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल फेंका, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय, तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास vi स्क्वेयर ओवर जी बनेगा। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने प्रोजेक्टाइल को बेटा अपवर्ड थ्रो फेंका है, अपवर्ड फेंका है, तो अपवर्ड फेंकेंगे तो एंगल 90 बन जाएगा, ठीक है। तो 90 बनेगा तो साइन 90 हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है मैक्सिमम, तो वो vi स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी होता है, और मैक्सिमम के लिए आपको मालूम है कि हमारे पास vi स्क्वेयर ओवर जी आंसर आता है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जी स्टूडेंट्स बहुत आसान सवाल, कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये साइन 2 थीटा होता है बेटा। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप द एक्सेलरेशन एट द मैक्सिमम हाइट इज, तो जब आप उसको ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट जब वो अटेन करेगा तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि हवा में अंडर ग्रेविटी होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमारे पास हमें वर्क के बारे में बताता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट यूजफुल फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद, आप बताएंगे कि किन के लिए ये सूटेबल नहीं है, तो याद रखिएगा बेटा ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाएगा। ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन इफ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल रेंज आर और एच इज इक्वल टू आ जाएं, तो फिर आपने बताना है कि आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास न्यूमेरिकल भी है, तो आपने वहाँ पे क्लियर देखा होगा कि ये 76 डिग्री है, आप यहाँ पर रेंज और हाइट को इक्वल कर दें और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे 76 डिग्री निकलेगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्क्राइब्स अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड, स्लोप आपको क्या बताता है बेटा, स्लोप आप लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था अगर एक ख़ास टाइम पर होगा तो इंस्टेंटेनियस होगा, और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है जो कि बेस्ट रिजल्ट देती है। रॉकेट इक्वेशन इज गिवन एज, रॉकेट इक्वेशन बेटा रॉकेट प्रोपल्शन में आपने पढ़ा है कि वो ए इज इक्वल्स टू एम वी ओवर एम है स्टूडेंट्स, लेकिन ये होता तो ये माइनस एम वी ओवर एम है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो सही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे माइनस एम वी ओवर एम आता है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो 2vi साइन थीटा ओवर जी होता है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी, तो प्रोजेक्टाइल में बेटा आपने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका चेंज नहीं होता, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट चार्ली। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू, बेटा एक होता है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इम्पल्स होती है और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमारे पास फोर्स होती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, जी बेटा मैक्सिमम के लिए क्या 45 होता है, बिल्कुल 45 आ जाएगा। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन, तो सबको पता है इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, जी बेटा इम्पल्स
चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स किसके बराबर होता है बेटा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इम्पल्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है, यानी कि मोमेंटम का जो यूनिट है वो है, और मोमेंटम का यूनिट यहाँ पर क्या है जी? न्यूटन सेकेंड। ठीक है बेटा, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, और आप इसको जब सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो न्यूटन सेकंड निकल आता है। टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज, तो अभी हमने इससे मिलता जुलता देखा, तो बेटा फोर्स है। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा, तो याद रखिएगा वो हमेशा हमारे पास फोर्स होता है। टू फोर्सेस एफ एंड एफ मेक एन एंगल 180 डिग्री विद ईच अदर, द रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो ये भी आपने देखा था, इससे मिलता जुलता आया था, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट में हमारे पास यहाँ पर जीरो देंगे। अल्फा इज द राइट आंसर। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो व्हेन, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब बेटा वो दोनों एक दूसरे के साथ एंगल ज़ीरो बनाएंगे या 180 बनाएंगे, पैरेलल और एंटी पैरेलल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी, बिकॉज साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, साइन 180 भी ज़ीरो होता है। कोप्लेनर फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच आर, कौन सी होती हैं जी? वो फोर्सेज जो सेम प्लेन में पाई जाएं, हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा था, दे आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन में होना चाहिए। डेल्टा इज द राइट आंसर। If line of action of force passes through the pivot, the torque will be, pivot से जब जाएगी तो बेटा टॉर्क हमारे पास क्या होगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मोमेंट आर्म नहीं होता। चार्ली इज द राइट आंसर। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू, जी बेटा अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा? जी एवरेज एक्सेलरेशन के। By finding the slope of velocity time graph we can find what? जी बेटा velocity time graph का slope आपको acceleration बताता है, so Charlie is the right answer. For which pair of ranges projectile are same, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर के दो एंगल्स का सम अगर 90 आए तो रेंज सेम होता है, तो इसमें देख लीजिएगा 30 और 60, चार्ली आपको 90 दे रहे हैं, तो ये राइट आंसर है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज ऑलवेज एक्ट ऑन, तो आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि सेम बॉडी के ऊपर ये अप्लाई होनी चाहिए, सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। फॉर मैक्सिमम लीनियर डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर्ड एट एन एंगल ऑफ, तो लीनियर डिस्टेंस मींस कि वो रेंज पूछ रहा है, तो फायर करना चाहिए 45 डिग्री पे। डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड्स इज, तो बेटा इसके अंदर बस करेक्ट ऑप्शन 19.6 मीटर है, तो आप जब निकालेंगे तो y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से कट के 2 आ जाएगा, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 19.6 आ जाएगा। मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड इन, मोमेंटम और एनर्जी बताइए किस में कंजर्व होती हैं बेटा? हमारे पास इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, और कोलिजन्स और नन ऑफ दीज, तो बताइए बेटा किस में होती हैं? तो ये आपने पढ़ा है कि ये इलास्टिक कोलिजन में होती हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आर अर्थ इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज, तो ये बेटा आपको बताया गया था चैप्टर नंबर 3 में कि हमारे पास जो अर्थ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ, तो दूर जाने के लिए आपको जो जंप लगाना पड़ेगा वो 45 डिग्री पे लगाना पड़ेगा। द मेन प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट मोशन इन स्पेस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल सही जवाब। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन विच टू एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी इज गिवन बाय, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बेटा आपके पास चूंकि साइड्स हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि ए बी साइन थीटा, सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय,
नंबर, डायरेक्शन ओनली, नंबर विद प्रॉपर यूनिट और नन ऑफ दिस। तो बेटा स्केलर के लिए हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और यूनिट्स होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट जो कि चैप्टर नंबर 2 और 3 से लिया गया। आपने बेटा इसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज़ देखे हैं वो कोशिश की गई है कि सारे के सारे पास्ट पेपर्स में से हम चूज़ करें, क्योंकि ये सारे पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं। और स्टूडेंट्स आप अगर पास्ट पेपर्स देखें तो बहुत से एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और पास्ट पेपर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए। ये सिर्फ लाहौर बोर्ड के नहीं हैं, हमारे पास पंजाब में टोटल 10 बोर्ड हैं। उन तमाम बोर्ड्स के एमसीक्यूज़ को क्यूमुलेटिव करके आपके सामने प्रेजेंट किया गया था। आपने इसमें एक चीज़ भी नोट की होगी कि बहुत से एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट से आते थे। तो स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम करती हैं स्टूडेंट्स को, तो कोशिश की गई है कि हर किस्म की स्टेटमेंट्स को यूज़ करके आपको उसको जस्टिफाई करवाया जाए। तो स्टूडेंट्स कोई इशू होगा तो लाजमी हमसे डिस्कस कीजिएगा। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।